हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में अराइज होते हैं। वो ये कि अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग कैसे है? उसे तो एक जैसा होना चाहिए। दूसरा ये, क्या एटम जो है सच में इंडिविजुअल है? एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, क्या सच में ऐसा है? या फिर एटम से छोटा कुछ है, उसका कोई सब एटॉमिक पार्टिकल भी है? तीसरा ये कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उसमें चार्ज क्यों आता है? तो 1900 में जे टॉमसन ने बोला कि एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, यानी एटम से छोटा भी कुछ है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो, और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई निगेटिव सिंबल से, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है निगेटिव, और जो उसका मास है वो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोटॉन का मास उससे 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। अभी हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन के बारे में इससे पहले पता चल चुका था। इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, और इससे पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस के बारे में पता लगा लिया था। उन्होंने बोला था कि कैनाल रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है। उन्होंने इतना बताया कि वो उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। बाद में रदरफोर्ड ने इनको शायद प्रोटॉन नाम दिया, और इसीलिए जो प्रोटॉन की डिस्कवरी में कहीं कहीं पे रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है और कहीं कहीं पे ई गोल्डस्टीन का नाम आता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका जो मास है वो 1 यूनिट होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, तो इससे डाल्टन की थ्योरी जो थी वो तो गलत हो गई, क्योंकि उसने कहा था एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। और जो टॉमसन थे उन्होंने अपना मॉडल क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि जो एक एटम है उसको हम एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे इस तरह से होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाए हैं। ये जो निगेटिव माइनस चार्ज दिखाया है क्या है? इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। और उन्होंने कहा था जो ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो दिखाया गया है ये तो निगेटिव चार्ज है, और बाकी जितना भी खाली स्पेस है यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इतने में जहाँ पे भी खाली स्पेस है ये सब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव है। तो उन्होंने बोला था निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसलिए जो एटम है पूरा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उन्होंने ये भी कहा था हम इसको तरबूज की तरह समझ सकते हैं। जैसे तरबूज का जो रेड पार्ट खाने वाला पार्ट होता है उसको हम समझ सकते हैं कि उतने में पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके बीज होते हैं समझ सकते हैं कि उसको वो निगेटिव पार्ट है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने पहले रदरफोर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। वो उन्हें क्या है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। उनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं, और इन्हें 1908 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था, वही स्ट्रक्चर पे, एटम ऑफ स्ट्रक्चर पे वर्क करने के लिए। और इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी की थी। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली थी। ये रही गोल्ड फॉइल। इस तरह की पूरी एक गोल्ड फॉइल है, और इसमें जो गोले गोले से बने हुए गोल्ड का एक एटम है, बहुत सारे एटम है मतलब। इन्होंने गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। और फिर उनका रिजल्ट क्या निकला था? उन्होंने देखा था कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो पास हो गए थे फॉइल से, गोल्ड फॉइल से। जैसे कि यहाँ पे सीधे सीधे पास हो जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से बहुत सारे पार्टिकल्स। और कुछ पार्टिकल्स क्या थे? कुछ एंगल बनाए उन्होंने, जैसे ये डाला पार्टिकल, तो ये वापस कुछ एंगल बनाता हुआ आया। और कुछ पार्टिकल्स क्या हुए? 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ, यानी उसने 180 का एंगल बनाया इस तरह से। और फिर रदरफोर्ड ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने बोला कि जो एटम के अंदर ज़्यादा स्पेस है वो खाली है, और जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पे है। और जो फिर उन्होंने अपना मॉडल सबके, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बोला देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एटम है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियस है वो। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और जितना भी एटम का
ज़्यादातर मास जो है वो सारा इसी न्यूक्लियस में होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। और जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा एटम के कंपेरिजन में, और होता भी है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल इतने छोटे से पार्ट में होता है, और एटम के कंपेरिजन में तो उसका साइज कम ही होता है। तो उन्होंने तो उनकी भी थ्योरी में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी। उन्होंने बोला था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहेंगे तो उनमें एनर्जी रेडिएट होगी, और वो घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस पे चले जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एटम ही नहीं बचेगा। तो फिर ये उनका ड्रॉबैक था उनकी थ्योरी का। उसके बाद नील्स बोर आए, उन्होंने उनके उस ड्रॉबैक को, उनकी उस कमी को ठीक किया। उन्होंने कहा, बाकी सब तो ठीक बोला था उन्होंने, बस थोड़ी सी उन्होंने लास्ट में गड़बड़ कर दी थी, तो उनकी उस थ्योरी को उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी डेफिनेट ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। उनकी एक ऑर्बिट्स होती हैं, वो सिर्फ उन्हीं में चक्कर लगाते हैं, मतलब वो वहाँ तक नहीं जाते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर दें न्यूक्लियस को। उनकी एक डेफिनेट ऑर्बिट होती है। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला था नील्स बोर को 1922 में। और जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने बोला था सारा पॉजिटिव पार्ट इधर पे ही होता है, तो जो प्रोटॉन है वो तो पॉजिटिव होते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी ऑर्बिट्स में होते हैं, चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। और इन ऑर्बिट को फिर बाद में KLMN नाम भी दिया गया। और ये ऑर्बिट का फॉर्मूला इसमें 2n² होता है। फिर उसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई। न्यूट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था J. चैडविक ने। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन के साथ में, जहाँ प्रोटॉन होते हैं वहीं पे न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस, इसलिए हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। अब है आगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, तो इसी तरह से एटॉमिक नंबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 प्रोटॉन होंगे। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन्स, उस मास नंबर किसी भी एलिमेंट का हम कैसे निकालेंगे, उसमें जितने प्रोटॉन है और उसमें जितने न्यूट्रॉन है, अगर हम ऐड कर देंगे तो मास नंबर निकल जाएगा। और मास नंबर को हम अगर हमें एटॉमिक नंबर और सिंबल ऑफ एलिमेंट और मास नंबर, इन तीनों को एक साथ दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर n के नीचे पे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर 7 है। n यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका मास 14 होता है। आगे है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटॉप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और वो एलिमेंट भी सेम हो, लेकिन क्या हो, उसके मास नंबर अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसमें देखो एलिमेंट भी सेम है, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन जो उसका मास नंबर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 है, यहाँ पे ट्राइटियम में मास उसका 3 है, और बाकी एलिमेंट भी वही है और उनका एटॉमिक नंबर भी वही है। अब है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, देखो यहाँ पे कैल्शियम और आर्गन ले रखा है, इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, अलग अलग है। एक का एटॉमिक नंबर 20 है, दूसरे का 18 है, लेकिन दोनों का मास नंबर जो है वो क्या है, 40। तो आइसोबार क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं।